आज की 10 बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया और काला सागर में तनाव, भारत के खाद्य तेल बाजार पर मंडराया संकट। दुनिया के दो बेहद संवेदनशील इलाकों पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में इन दिनों जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस तनाव की आंच अब सीधे भारतीय रसोई तक पहुंचने लगी है। दरअसल भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। सूरजमुखी तेल के लिए भारत की निर्भरता मुख्यतः रूस और यूक्रेन पर है, जबकि पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आता है। अब जब इन क्षेत्रों में समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ रहा है तो माल ढुलाई और बीमा की लागत में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले हफ्तों में खाद्य तेल की आपूर्ति में देरी हो सकती है और कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ऐसे में सरकार और उद्योग दोनों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत कैसे तलाशे जाएं और घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। खाड़ी से मुंह मोड़ रहे खरीदार, कर्नाटक के आम उत्पादकों ने अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में खटखटाया दरवाजा। अब ये जो दूसरी खबर है ये फलों के राजा यानी कि आम से जुड़ी हुई। कर्नाटक के धारवाड़, बेलगावी और हावेरी जिलों में अल्फांसो और अन्य प्रीमियम किस्म के आम उगाने वाले किसान इस सीजन काफी चिंतित हैं। वजह यह है कि हर साल खाड़ी देशों यूएई, कुवैत और ईरान से आने वाले व्यापारी बागान बुक करने और शिपमेंट तय करने के लिए अग्रिम ऑर्डर लेकर आते थे, लेकिन इस बार वे नहीं आए। वैश्विक बाजार में आई इस अनिश्चितता ने उत्पादकों और मैंग्रो ग्रोवर्स एसोसिएशन को मजबूर किया है कि वे नए बाजार की तलाश करें। अब इनकी नज़र अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर पर टिकी है, जहां भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी भारतीय आमों को पसंद करती है। साथ ही घरेलू बाजार में भी बिक्री बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संकट ने एक तरह से भारतीय आम उत्पादकों को अपनी बाजार रणनीति को और मजबूत और डाइवर्सिफाइड बनाने का मौका दिया है। तीसरी खबर में चलते हैं बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र में। रंगपुर के खेतों में इस समय बोरो धान की फसल हरे भरे कालीन की तरह लहलहा रही है। किसानों के चेहरे पर इस बार उत्साह और उम्मीद दोनों है। लक्ष्य के करीब 95% क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बांग्लादेश सरकार ने इस सीजन 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 23 लाख टन से ज्यादा स्वच्छ बोरो चावल उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। कृषि विस्तार विभाग इस लक्ष्य को पाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय है। समय पर सिंचाई, उर्वरकों की आपूर्ति और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुकूल मौसम और सरकारी समर्थन के चलते इस बार रिकॉर्ड पैदावार की पूरी संभावना है। चौथी खबर है दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े चावल निर्यातक देश वियतनाम से। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने एक सरकारी निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे चावल उत्पादन, व्यापार और बिक्री को लेकर मिलकर काम करें। यह कदम देश के भीतर और बाहर बदलते हालात को देखते हुए उठाया गया है। इस योजना के तहत उत्पादन की बेहतर निगरानी, कीट और रोग नियंत्रण और सटीक पूर्वानुमान पर जोर दिया जाएगा। किसानों और व्यापारियों के मजबूत कड़ी बनाने की कोशिश होगी ताकि खरीद और निर्यात बाधित ना हो। सरकार बाजार में पारदर्शिता लाने, निर्यात में डाइवर्सिफिकेशन लाने, कीमतों पर नजर रखने और किसानों को वित्तीय सहायता देने पर भी ध्यान देगी, खासकर मेकोंग डेल्टा में जहां मुख्य फसल कटाई का सीजन होता है। यह पहल वियतनाम को वैश्विक चावल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में मददगार साबित होगी। चलते हैं पांचवी खबर की तरफ, जो अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से है। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने दक्षिण कोरिया के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही है। इस साझेदारी के दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला, धान उत्पादन को आधुनिक और उन्नत बनाना और दूसरा, कोको के प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। यह पहल कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कोइका के सहयोग से चलाई जाएगी। इसमें उन्नत किस्म के धान के बीज, आधुनिक खेती की तकनीक और कृषि व्यवसाय में निवेश शामिल होगा। घाना कोको का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अब तक कोको का कच्चा माल बाहर जाता था और मूल्य संवर्धन विदेशों में होता था। इस समझौते से घाना अपने कोको को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करके ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। यह पहल फूड सिक्योरिटी और आर्थिक आत्मनिर्भरता दोनों के लिए एक मजबूत कदम है। छठी खबर है उत्तरी अफ्रीका के सबसे बड़े देश
मिस्र से। मिस्र के निवेश और विदेशी व्यापार मंत्री ने देश के चीनी बाजार में उठापटक को काबू करने के लिए एक संतुलित आयात निर्यात नीति पर जोर दिया है। देश में उत्पादन और खपत के बीच का अंतर इन दिनों बाजार में दबाव बना रहा है। मंत्री ने चीनी उद्योग के प्रमुख नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, बाजार की मांग को पूरा करने और उचित नियामक तंत्र बनाने पर चर्चा हुई। सरकार अब उत्पादन लागत का विस्तृत अध्ययन करवाएगी और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे आम उपभोक्ता को स्थिर कीमतों पर चीनी मिलती रहे। यह प्रयास इस बात का संकेत है कि मिस्र सरकार खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर सजग है और बाजार में अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सातवीं खबर सीधे देश के किसानों से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। 2025-26 की रबी सीजन के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी PSS के अंतर्गत करीब 1.25 लाख टन दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। इस खरीद में चना, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी शामिल हैं। खरीद का कुल मूल्य करीब 894 करोड़ है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में दलहन और तिलहन की कीमतें अक्सर गिर जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। MSP पर सरकारी खरीद उन्हें उचित मूल्य की गारंटी देती है। इस पहल से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इन फसलों की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, जो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। आठवीं खबर केरल से है और इसका संबंध शहरी जीवन से है। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी KAU ने एक नया और अनूठा केंद्र शुरू किया है, जिसका मकसद है शहरों में रहने वाले लोगों को खेती से जोड़ना। इस केंद्र के जरिए छत पर बागवानी, टेरेस फार्मिंग और घर के आसपास छोटे पैमाने पर सब्जी उगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान सहायता और व्यवहारिक समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरीकरण की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उसमें खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में यह पहल घरेलू स्तर पर ताजी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण को भी हरा भरा रखने में सहायक होगी। KAU की यह पहल शहरी कृषि के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक कदम है। अब नवी खबर में बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसे अब तक बर्बाद समझकर फेंक दिया जाता था। काजू का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में काजू की गिरी आती है, लेकिन काजू के पेड़ पर गिरी के ऊपर जो रसीला हिस्सा होता है उसे काजू सेब कहते हैं। वह अब तक किसानों की नज़र में बेकार था क्योंकि यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यही काजू सेब किसानों की आय बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। इसे जूस, जैम, सिरप, सिरका और यहाँ तक कि किण्वित पेय जैसे उत्पादों में बदला जा सकता है। अगर सही प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुँच मिले तो काजू उत्पादन क्षेत्रों में किसानों को बड़े पैमाने पर नई आय प्राप्त हो सकती है और भारी मात्रा में होने वाली बर्बादी भी रुकेगी। यह छोटी सी खबर दरअसल कृषि में वेस्ट टू वेल्थ की बड़ी सोच को दर्शाती है। और अब आखिरी 10वीं खबर जो सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। कर्नाटक में हाल ही में दूध में मिलावट के कई मामले सामने आए हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य प्राधिकरण ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में काम करने वाले सभी स्वतंत्र दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। इस कदम का मकसद उन सप्लायर्स को औपचारिक दायरे में लाना है जो अब तक बिना किसी निगरानी के दूध की बिक्री कर रहे थे। पंजीकरण से डेयरी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता आएगी, नियमित जांच संभव होगी और उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित दूध मिलने की गारंटी बेहतर होगी। यह फैसला खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक जरूरी और सराहनीय कदम है। यह थी आज की 10 बड़ी कृषि और खाद्य खबरें। देश और दुनिया की हर कृषि हलचल पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।